एपिसोड 83। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। यदि आप जादुई हथियार हासिल करना चाहते हैं तो आपको संयोग पर निर्भर रहना होगा। इसके बाद लुओ यूना ने कुछ विवरण जोड़े और लगभग वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। उसके बाद उसने कहा, मास्टर, कार्रवाई शुरू होने से पहले मिलना सबसे अच्छा नहीं है। मास्टर ने मेरी वफादारी पर संदेह किया है। अगर मैं अचानक आपसे बहुत अधिक संपर्क करती हूँ तो मुझे डर है कि यह संदेह करना आसान होगा। इसलिए हाल ही में मैं केवल आपको बायली होने का दिखावा करना जारी रख सकती हूँ। फैंग चेन ने भी इस सच्चाई को समझा और सिर हिलाया। बेशक, मुझे डर है कि ज़ुओ हुआन आज के मामले को आसानी से नहीं जाने देगा, इसलिए कृपया सावधान रहें, मास्टर। खैर, मुझे पता है, फैंग चेन स्वाभाविक रूप से ज़ुओ हुआन को नहीं भूलेगा, लेकिन अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो देखें कि क्या दूसरे पक्ष में ये क्षमता है। इस समय ज़ुओ हुआन वास्तव में सोच रहा है कि फैंग चेन से कैसे निपटना है। वो कमीना, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह उस कुतिया के साथ संबंध रखता है? उसकी आंखें भयंकर हैं और उसका क्रोध बढ़ रहा है। वरिष्ठ भाई म्यू सोंग, वह चिल्लाए। याद, एक सफेद वस्त्र पहने युवक बाहर आया। ज़ुओ हुआन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप बायली को सबक सिखाएं। चिंता मत करो, युवा महिला, म्यू सोंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। बायली एक ऐसा व्यक्ति है जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। मैं उसे संप्रदाय के शिष्यों के सामने सबक सिखाऊंगा और उसे मेरे सामने झुकने और माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। ज़ुओ हुआन बहुत संतुष्ट था। बहुत अच्छा, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। म्यू सोंग सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। लुओ यून, तुम मेरा इंतजार करो, हमारे बीच प्रतिस्पर्धा अभी शुरू हुई है, ज़ुओ हुआन ने दांत पीसते हुए कहा। आंतरिक हॉल से बाहर निकलने के बाद फैंग चेन सीधे बायली की गुफा में वापस चला गया। लुओ यून, की तुलना में बायली की गुफा बहुत छोटी है, लेकिन ताओ क्षेत्र के एक शिष्य के रूप में उनका व्यवहार स्वाभाविक रूप से सामान्य शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। अकेले यहाँ सैकड़ों नौकरानियां हैं, लेकिन जब फैंग चेन वापस आया तो ये नौकरानियां जमीन पर घुटने टेककर कांपने लगी। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा कि सभी के शरीर पर कमोबेश निशान थे और यहाँ तक कि कुछ लोग विकलांग भी थे। क्या जानवर है, यहाँ तक कि फैंग चेन भी मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। ये बायली वाकई बहुत घिनौनी थी। जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर, पवित्र स्वरूप वाली स्त्री उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह महिला नग्न थी और उसका चिकना शरीर भी जख्मों से ढका हुआ था। फैंग चेन को आते देख वह शांत और उदास दिखी और यंत्रवत सम्मानपूर्वक सलाम किया। मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं? फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। यह महिला एक नश्वर प्राणी थी जो ठंड से कांप रही थी क्योंकि उसके पास गर्म रहने के लिए कपड़े नहीं थे और उसकी त्वचा पीली थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बोध नहीं था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसे कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। फैंग चेन, जिसने बायली की याददाश्त पर काबू पा लिया था, इस महिला को जानता था। उसके आने के बाद से सिर्फ 2 महीनों में ही उसे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था, और इससे पहले बायली की यातना के तहत अनगिनत महिलाएं मर चुकी थीं। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और घृणा से कहा, तुम्हें देखकर ही मुझे बीमार महसूस हो रहा है, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वह सीधे कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये सुनकर लड़की बहुत देर तक स्तब्ध रही। उसका शरीर और अधिक कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, उसने कांपते हुए कहा, जब तक मैं नरक से बच सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। कमरे में वापस आकर फैंग चेन ने कई संरचनाएं व्यवस्थित की, कई अलगाव ताबीज चिपकाए और देवताओं और राक्षसों की आंखों से अंदर और बाहर की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह उदास दिखे और निर्णय लिया। उसके हाथ की एक लहर से बायली का शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं हमेशा से कुछ न कुछ आजमाना चाहता था और आज मैं इसे आजमाने के लिए आपका इस्तेमाल करूंगा। संसार के विश्व वृक्ष को प्राप्त करने के बाद फैंग चेन ने इसका बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत कम थी और संसार का विश्व वृक्ष एक खजाना था जो महाद्वीप को पागल बना सकता था। इसकी केवल छोटी मीनार की तरह ही पूजा की जा सकती थी और फिर धीरे धीरे इसकी खुदाई की जा सकती थी। हालांकि संसार के विश्व वृक्ष को भी धीरे धीरे बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और विश्व वृक्ष को जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह है आत्मा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद
उसकी आत्मा पाताल लोक में प्रवेश करने से पहले 7 दिनों तक शरीर में रहती है। जैसे ही आवाज गिरी, संसार के दाता अचानक उसके पीछे प्रकट हुए और उसी समय संसार के विश्व वृक्ष का प्रेत भी धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और उसके पीछे संसार का प्रेत धीरे धीरे लहराया और 2 शाखाएं बायली की ओर बढ़ी और उसके दिमाग में घुस गईं। अगले ही पल एक छोटे आदमी को पेड़ की टहनी से छेद दिया गया और धीरे धीरे बाहर निकाला गया। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह छोटा आदमी बिल्कुल बायली जैसा दिखता है। बायली लगता है। फेंगचेन ने म्यूसोन को देखा, मंद मंद मुस्कुराया और गर्व से कहा, भाई म्यू, मैं अब संत का आदमी हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे उकसाएं नहीं, अन्यथा आप संत को उकसा रहे हैं। म्यूसोन को अचानक एहसास हुआ कि इस आदमी ने लुओ युन एर की वजह से इतना घमंडी होने की हिम्मत की। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि आप लुओ युन एर के समर्थक होते हुए बेईमान हो सकते हैं? फेंगचेन ने गर्व से कहा, क्या आप संत की महिमा को भड़काना चाहते हैं? म्यूसोन का चेहरा उतर गया और उसने कहा, बेशक मैं संत के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके साथ कुछ कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फेंगचेन की छाती पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह उसे मौके पर ही नष्ट करना चाहता था, लेकिन फेंगचेन तैयार था और उसे हमला करते देख वह घबराया नहीं। उसकी हथेली आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठी और जादुई शक्ति ने एकत्रित होकर उसे थप्पड़ मारा। टकराना। दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराए और फिर उन्हें झटका लगा। हालांकि फेंगचेन 7 या 8 कदम पीछे हट गया, लेकिन म्यूसोन केवल 3 कदम पीछे हटा। ये स्पष्ट था कि कौन अधिक शक्तिशाली था और कौन कमजोर। बहुत खूब, लेकिन म्यूसोन अचानक चीख पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसी समय उसके और फेंगचेन के हाथ भी खून से सने हुए थे और खून का रंग बैंगनी था। सभी लोग असमंजस में थे, क्या हो रहा है? लेकिन तेज तर्रार लोगों ने पाया कि म्यूसोन के हाथ में एक सुई थी। यह एक जहरीली सुई है, आदमी ने कहा। अचानक सभी को एहसास हुआ कि मामला यही था। तुम बेशर्म हो, तुमने वास्तव में एक गंदी चाल का इस्तेमाल किया, म्यूसोन का अनुसरण करने वाले एक शिष्य ने गुस्से से कहा। फेंगचेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह मुझे तब मारना चाहता था जब मैं तैयार नहीं था। मैं कोई गंदी चाल क्यों नहीं चल सकता? ये गंदी चाल हमेशा बायली की विधि रही है और जहर की सुई भी प्रतिद्वंद्वी की है। तुम बेशर्म हो। म्यूसोन बहुत क्रोधित था। फेंगचेन ने हल्के से कहा, भाई म्यू, बेहतर होगा कि आप पहले विश्राम कर लें। ये जहर मेरे शरीर में जितना अधिक समय तक रहेगा, विश्राम करना उतना ही कठिन होगा और यह जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। म्यूसोन की आंखें लाल हो गई थीं और वह चाहता था कि वह फेंगचेन को टुकड़ों में काट सके, लेकिन वह ये भी जानता था कि विश्राम सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वह केवल ठंडी सांस लेकर कह सका, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे डर था कि जहर उसके शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाएगा, इसलिए वह अपमानित होकर वहां से चला गया। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। ये पहली बार था जब म्यूसोन को बायली से हार का सामना करना पड़ा था। फेंगचेन इतना आलसी था कि वह उस पर ध्यान नहीं दे पाया और औषधि उद्यान में चला गया। फेंगचेन के चले जाने के बाद ये लोग बातचीत करने लगे। इस बायली के पास संत लड़की के रूप में उसका समर्थन है, लेकिन वह इतना घमंडी है कि उसने वरिष्ठ भाई म्यू को भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की। वह तो बस एक बदमाश है। अपनी आवाज कम रखो। बायली कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। वह सीनियर भाई म्यू को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह आपको बलि का बकरा बनाने की हिम्मत करता है। सभी लोग चटखारे लेकर चर्चा कर रहे थे। फेंगचेन ने इन लोगों की सारी चर्चाएं सुनी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसी को उसकी पहचान पर संदेह न हो, वह वहां और नहीं रुका और सीधे चला गया। जब सुओ हुआन को पता चला कि म्यूसोन वास्तव में बायली द्वारा घायल किया गया था, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने मेज को टुकड़ों में तोड़ दिया। बेकार, तुम तो बायली से भी नहीं निपट सकते, तुम तो बेकार हो, उसने दहाड़ते हुए कहा, जिससे बाकी लोग डरकर कांप उठे। क्या मेरे पास उस कुतिया के आदमियों से निपटने का कोई रास्ता नहीं है? वह गुस्से से चिल्लाए। मिस, मेरे पास एक है। एक आदमी भीड़ से धीरे धीरे बाहर आया। ज़ुओ हुआ ने देखा कि वह एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी साधना झो युआन के 7वें स्तर पर ही थी और जिसकी प्रतिभा भी औसत थी। इस आदमी का नाम युआन जुनशियाओ था। वह ज़ुओ हुआन का व्यक्ति इसलिए बन सका क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज था। बोलो, ज़ुओ हुआन ने कहा। युआन जुनशियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा,
बायली को औषधि उद्यान की रखवाली का काम सौंपा गया है और मुझे याद है कि औषधि उद्यान में एल्डरयान का औषधि क्षेत्र है। एल्डरयान इसे बहुत महत्व देते हैं। अगर हम उस औषधि क्षेत्र को नष्ट कर देते हैं तो एल्डरयान निश्चित रूप से अपने गुस्से से बायली को मौके पर ही मार डालेगा। ज़ुओ हुआन की आंखें चमक उठीं। एल्डरयान अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उधार लिए चाकू से किसी को मार डालने की यह चाल बुरी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका प्रबंध करना मैं आप पर छोड़ता हूँ, ज़ुओ हुआन ने कहा। युआन जुनशियाओ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए हाथ झुकाकर कहा, हाँ। फैंग चेन औषधि उद्यान में आया और उसे किसी को सौंपकर औषधि उद्यान की रखवाली करने लगा। ये औषधि उद्यान 1000 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन काश्तकारों के लिए यह एक नज़र में ही नजर आने वाला है। इसके अलावा इसकी रक्षा के लिए एक गठन है और यह एक बड़े संप्रदाय में है, इसलिए बहुत कम समस्याएं हैं। जहाँ तक कार्य की विषय वस्तु का प्रश्न है, ये केवल आध्यात्मिक जल से सींचना है, जो बहुत आसान है। फैंग चेन के आने के बाद वह एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठ गया, अपनी आंखें मूंद ली और झपकी लेने लगा। लेकिन वह सो नहीं गया, बल्कि देवताओं और राक्षसों के टुकड़ों को चलाकर अभ्यास किया, साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया कि औषधि उद्यान में कोई असामान्यताएं तो नहीं हैं। वह जानता था कि ज़ुओ हुआन उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सतर्क रहना पड़ा। कुछ ही समय बाद एक शिष्य औषधि उद्यान में आया। तियानान क्षेत्र? फैंग चेन ने पूछा। हाँ, ये तियानान क्षेत्र है, फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए कहा। आपकी प्रतिभा के साथ तियानान क्षेत्र में जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उनके गुरु तियानान क्षेत्र और उससे भी ऊंचे क्षेत्रों में जा चुके थे। उनकी नज़र में ऊपरी डोमेन में जाना थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन ये पूर्ण समाधान नहीं था। ज़िया लिंग ने फेंग चेन को अजीब तरह से देखा, और जब उसने सुना कि वह घबरा नहीं रहा है, तो उसने आह भरी, फेंग दाओइस्ट, आप नहीं जानते कि ग्रैंडमास्टर दायरे के महान स्वामी भी जबरन तियानान क्षेत्र में नहीं चढ़ सकते। हालांकि ग्रैंडमास्टर आध्यात्मिक प्रवाह परत और स्वर्गीय थंडर परत से नहीं डरते हैं, लेकिन ये केवल 9 प्रांतों के भीतर ही है। आप जितना ऊपर जाते हैं, शक्ति उतनी ही मजबूत होती जाती है, और केवल आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र ही तियानान क्षेत्र की ओर जाने वाली 2 बाधाओं को पार कर सकता है। फैंग चेन चुप था। ये पहली बार था जब उसे यह बात पता चली थी। ज़िया लिंग ने आह भरते हुए कहा, चूंकि तियानान क्षेत्र का मार्ग काट दिया गया है, जब तक ऊपरी क्षेत्र के लोग 9 प्रांतों के साधकों को वहां नहीं लाते, तब तक ऊपरी क्षेत्र में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन आप अलग हैं। आप डुअनमू परिवार के भाई और बहन को जानते हैं। मुझे लगता है कि वे भी आपको ऊपरी क्षेत्र में ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं। फैंग चेन चुप रहा और अपने दिल में ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसके सामने खड़ी लड़की वास्तव में बहुत चालाक है, क्योंकि वह इस बात का अंदाजा भी लगा सकती थी। ये देखकर ज़िया लिंग फिर मुस्कुराया और पूछा, ये सौदा कैसा है? फैंग चेन ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन जब हम कार्रवाई करेंगे तो आपको जादुई हथियार पाने में मेरी मदद करनी होगी। ज़िया लिंग और भी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो ये तय हो गया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड स्लिप निकाली और उसे फैंग चेन को देते हुए कहा, इस जेड स्लिप का उपयोग एक दूसरे को ध्वनि संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है, इसलिए हम किसी भी समय संपर्क में रह सकते हैं। फैंग चेन ने मना नहीं किया और जेड पर्ची ले ली। फिर ज़िया लिंग चला गया। फैंग चेन ने ज़िया लिंग को दरवाजे पर भेजा और उसके जाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। यह महिला सरल नहीं है और वह अपनी यात्रा में और अधिक विविधताएं जोड़ देती है। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जाने के बाद दूसरा पक्ष उसके बारे में बता देगा। दूसरे पक्ष को उसे बेनकाब करने के लिए इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्या दूसरा पक्ष वास्तव में केवल तियानान क्षेत्र में ही जा रहा है? इस बारे में उन्हें अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन अब जब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं। वह औषधि उद्यान के प्रवेश द्वार पर वापस आया और वापस बैठने ही वाला था कि तभी कोई और आ गया। ये तीनों लोग भी संप्रदाय के शिष्य थे। जब उन्होंने देखा कि फैंग चेन शांति से टोकन निकालकर सीधे अंदर चला गया। फैंग चेन ऊपर से तो लापरवाह लग रहा था, लेकिन उसके दिल में संदेह था, क्योंकि जब उसने उसकी ओर देखा तो उन 3 लोगों में से एक ने उसे एक भयावह मुस्कान दी थी। यद्यपि उसकी पीठ सामने होने पर दूसरा पक्ष उजागर हो जाता था, फिर भी वह उसकी दिव्य और आसुरी दृष्टि से बच नहीं सकता था। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष किसी उद्देश्य से आया था और वह उद्देश्य उससे संबंधित था। उसने अपनी दिव्य और आसुरी आंखें खोली और लोगों के समूह को घूरने लगा। वे पहले दाईं ओर गए,
एक बड़ा कोना मोड़ा और उस आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचे जिसे जियालिंग ने पहले ही देख लिया था। एल्डर यान का आध्यात्मिक क्षेत्र, वे क्या करना चाहते हैं? फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। जब लोगों के इस समूह ने देखा कि फैंग चेन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। आध्यात्मिक क्षेत्र एक संरचना द्वारा संरक्षित है, इसलिए वे तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि एक व्यक्ति ने एक लंबी सुई निकाली और उसे संरचना की ओर चुभा दिया। गुफा संरचना की लंबी सुई। फैंग चेन ने इस वस्तु को एक खजाने के रूप में पहचाना जो संरचना की रक्षा को नजरअंदाज कर सकता था और अस्थायी रूप से एक छोटे से छेद को तोड़ सकता था। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था। तब उसे समझ में आया कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता था और वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। इस एल्डर यान का स्वभाव बहुत खराब है। अगर मेरी देखरेख में सभी आध्यात्मिक दवाइयां नष्ट हो जाएं, तो वह निश्चित रूप से बिना कुछ कहे उसे मार डालेगा। उसके पास वाकई एक अच्छी योजना है। उसने जियालिंग द्वारा दी गई जेड पर्ची निकाली और आवाज में कहा, एक पल के लिए वापस आओ, कोई तुम्हारे मालिक का अमृत चुराने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर वह वहां चला गया। इन 3 लोगों का नेता युआन जुनशियाओ था, जो ज़ुओ हुआन को सलाह देता था। क्या आप तैयार हैं? युआन जुनशियाओ ने सतर्कता से चारों ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। जल्द ही जो शिष्य इस संरचना को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, उसके माथे पर पसीना था और वह अत्यधिक घबराया हुआ था। आखिरकार अगर उनकी पोल खुल गई तो वे ही मरेंगे। सौभाग्य से छेद तोड़ना मुश्किल नहीं था। 20 सांसों के बाद छेद के गठन में लंबी सुई पूरी तरह से गठन में डूब गई, जिससे गठन में एक छेद खुल गया। सफलता। जिस शिष्य ने संरचना तोड़ी थी वह बहुत खुश हुआ। युआन जुनशियाओ भी बहुत खुश था और चिल्लाया, जल्दी करो, जहर डालो। यह जहर एक पुराना जहर है। ये 3 दिन बाद ही ठीक होगा। तब तक पूरे क्षेत्र की सभी आध्यात्मिक दवाइयां नष्ट हो जाएंगी। हाँ, एक अन्य दुबले पतले शिष्य ने बार बार सिर हिलाया और जहर डालने ही वाला था कि उसने एक ठंडी आवाज सुनी। आप क्या करना चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वे तीनों कांप उठे और पतला शिष्य इतना डर गया कि उसने जहर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी और देखा कि बाई लिजेग वहां खड़ी थी और उन्हें चिढ़ाते हुए देख रही थी। तुम यहाँ कब आए? युआन जुनशियाओ को बहुत पसीना आ रहा था। दूसरा पक्ष इतना करीब था, उन्हें पता भी नहीं चला। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। तुम इतने साहसी हो कि तुमने एल्डर यान के दवा क्षेत्र में जहर डालने की हिम्मत की। क्या तुम हमारे कबीले को खत्म करना चाहते हो? युआन जुनशियाओ ने देखा कि सच्चाई सामने आ गई है और अचानक चिल्लाया, कोई तो आओ। बाई ली एल्डर यान के दवा क्षेत्र में जहर डालना चाहती है। कोई तो जल्दी आओ। उसकी आवाज में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी और वह इतनी तेज थी कि उसने तुरंत आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसी समय वे एक तरफ हट गए और फैंग चेन का सामना किया। जल्द ही किसी ने हिम्मत करके आना चाहा। जब उन्होंने बाई ली, युआन जुनशियाओ और अन्य 2 को एक दूसरे से भिड़ते देखा और देखा कि एल्डर यान के औषधि क्षेत्र के गठन में एक छेद किसी ने जादुई हथियार से तोड़ दिया था, तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। लेकिन ये किसने किया यह अज्ञात है। ये देखकर कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, युआन जुनशियाओ ने सबसे पहले फैंग चेन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे साथी शिष्यों, हम तीनों मूल रूप से कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एकत्र कर रहे थे। लेकिन जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो हमने सीनियर भाई बाई को नहीं देखा। हालांकि हम हैरान थे, लेकिन हमने बहुत परवाह नहीं की। लेकिन जब हम एल्डर यान के औषधि क्षेत्र से गुजरे तो हमने उन्हें संरचना को तोड़ते और जहर देने की तैयारी करते देखा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने फैंग चेन की ओर देखा। क्या ये वरिष्ठ भाई बाई मरना चाहता है? उसने एल्डर यान के औषधीय क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अर्थात वह ऐसा क्यों करेगा? वरिष्ठ भाई बाई का व्यक्तित्व एकाकी है और वह कमजोरों को परेशान करता है और ताकतवरों से डरता है। मुझे डर है कि वह नाराज है क्योंकि एल्डर यान ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया था। बहुत संभावना है। युआन जुनशियाओ की बातों पर किसी को संदेह नहीं था। आखिरकार बाइली की संप्रदाय में कोई विश्वसनीयता नहीं थी। युआन जुनशियाओ ये देखकर बहुत संतुष्ट हुआ और गर्व से फैंग चेन की ओर देखने लगा। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और युआन जुनशियाओ और अन्य 2 को देखा। मेरे औषधीय क्षेत्र को छूने की हिम्मत कौन करता है? एक भयंकर गर्जना गूंजी और फिर रात का आकाश तुरंत जगमगा उठा। ज्वाला की एक किरण निकली और शून्य में गिर गई।
लाल बाल और लाल दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी गुस्से से प्रकट हुआ और फिर से दहाड़ने लगा, मेरे दवा के खेत को कौन छूता है? वह कोई और नहीं बल्कि एल्डरयान है, जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। जब युआन जुनशियाओ ने एल्डरयान को आते देखा तो उसने तुरंत फैंगचेन की ओर इशारा किया। यहाँ वह बुरा आदमी आ रहा है जो पहले शिकायत करता है। बड़े यान, ये वह व्यक्ति है जो आपके औषधीय क्षेत्र को नष्ट करना चाहता है। क्या साहस है! एल्डरयान ने फैंगचेन को पकड़ लिया और अपनी हथेली से उस पर प्रहार किया। ये हथेली हवा में आग के गोले में बदल गई और सीधे फैंगचेन की ओर बढ़ी। ये देखकर युआन जुनशियाओ बहुत खुश हुआ। एल्डरयान आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। बाई ली अभी दूसरे स्तर पर ही है, उसे रोकने के लिए वह क्या कर सकता है? फैंगचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसके हाथ में एक जादुई तलवार दिखाई दी। ये बाई ली की युवानमो तलवार थी। उसने अपनी ताकत जुटाई और अपनी तलवार से वार किया। तलवार आग के गोले से टकरा गई। मृत्यु का न्यायालय, युआन जुनशियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा कि शीर्ष स्तर से हथेली का प्रहार ऐसी चीज नहीं है जिसे दूसरा स्तर झेल सके। लेकिन अगले ही पल उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान जम गई और दोनों पक्ष एक दूसरे से टकरा गए, जबकि फैंगचेन केवल कुछ कदम पीछे हट गया। उसने न केवल उसे रोका, बल्कि उसे कोई चोट भी नहीं लगी। वह कैसे संभव है? युआन जुनशियाओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। न केवल वह, बल्कि उसके आसपास के सभी लोग भी। बाई ली ने वास्तव में एल्डरयान के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। एल्डरयान भी बहुत हैरान था। उसका हमला जांच के मार्ग के दूसरे स्तर के साधक को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंगचेन उसे रोक देगा। लेकिन फिर उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। मैं, जो कि सर्वोच्च स्तर पर हूँ, दूसरे स्तर पर किसी को मार भी नहीं सका, और यह सब इतने सारे लोगों के सामने हुआ। फैंगचेन को एल्डरयान की जानलेवा मंशा का एहसास हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर झुकाया और कहा, दया दिखाने के लिए धन्यवाद एल्डरयान। मुझे अपनी बात समझाने का मौका दीजिए। ये शब्द कहे जाने के बाद अचानक सभी को समझ आ गया। ये पता चला कि एल्डरयान ने दया दिखाई। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई ली इसे रोकने में सक्षम थी। ये देखकर कि फैंगचेन ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया है, एल्डरयान का गुस्सा काफी हद तक गायब हो गया। हालांकि वह अभी भी फैंगचेन को जानलेवा इरादे से देख रहा था। मुझे बताओ। फैंगचेन ने युआन जुनशियाओ को देखा और कहा, बड़े यान, मैं आज औषधि उद्यान की रखवाली कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस समय जहर क्यों देना चाहूंगा? असली जहर देने वाले तो ये 3 हैं। तुम बकवास कर रहे हो। युआन जुनशियाओ ने तुरंत जवाब दिया, मैंने एल्डरयान के औषधीय क्षेत्र में कुछ करने की हिम्मत कैसे की? चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये सुनकर अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। हाँ, वरिष्ठ भाई युआन इतने अच्छे व्यक्ति हैं, वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकते हैं? ये बाई ली ने ही किया होगा। इस व्यक्ति का दिल ठीक नहीं है। मुझे डर है कि उसने दवा के क्षेत्र का उपयोग किया क्योंकि उसने एल्डरयान के बारे में शिकायत की थी। हाँ बिल्कुल, एक के बाद एक सभी ने कहा। सभी युआन जुनशियाओ के पक्ष में थे। युआन जुनशियाओ गर्व से भरा हुआ लग रहा था। अपने संपर्कों की तुलना में वह बाई ली से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होगा। फैंगचेन ने जब ये देखा तो वह बहुत असहाय हो गया। बाई ली की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। वह जहां भी जाता, हर कोई उसे पीटने के लिए चिल्लाता था। एल्डरयान ने भी फिर से फैंगचेन की ओर देखा। यदि आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई अन्य कारण नहीं है, तो आप मर सकते हैं। उसने फैंगचेन पर भी विश्वास नहीं किया। अचानक फैंगचेन फिर से संकट में था। मास्टर, मैं साबित कर सकता हूं कि इस मामले का जूनियर भाई बाई से कोई लेना देना नहीं है। इसी समय एक कोमल आवाज सुनाई दी। सबने इधर उधर देखा और जिया लिंग को धीरे धीरे आते देखा। ये सीनियर सिस्टर जिया है। वरिष्ठ बहन जिया ने बाई ली के लिए मध्यस्थता क्यों की? वरिष्ठ बहन जिया का दिल बहुत दयालु है। मुझे डर है कि वह साथी छात्रों को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखना चाहती। जिया लिंग के भाषण को लेकर हर कोई बेहद उलझन में था। जिया लिंग ने एल्डरयान को प्रणाम किया और कहा, मास्टर, ये सच है कि जूनियर भाई बाई ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जूनियर भाई युआन ने ऐसा किया। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक वर्ग खुशी से झूम उठा। युआन जुनशियाओ हैरान रह गया। उसकी आंखों में घबराहट की एक चमक उभर आई और उसके माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद गिर गई। उसने कहा, वरिष्ठ बहन जिया, आपके और मेरे बीच कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी निंदा क्यों कर रही हैं? इस बाई ली को मारना आसान है, यातना देना और भी बेहतर है।
आप ऐसे अत्यंत विकृत मनोविज्ञान वाले व्यक्ति की मदद क्यों करते हैं? उन्होंने जिया लिंग से सवाल किया। जिया लिंग की नैतिकता का अपहरण करने की कोशिश की। हाँ लिंगर, उसकी तुलना में बाइली अधिक संदिग्ध है, एल्डर यान ने भी कहा। जिया लिंग की अभिव्यक्ति शांत थी। वह बाइली को अनदेखा कर सकती थी, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति था वह बाइली नहीं बल्कि फैंग चेन था। इसके अलावा उसकी और फैंग चेन की रुचियां समान हैं। उसने अपना हाथ पलटा और उसके हाथ में एक मोती प्रकट हुआ। गुरुजी, मैं पहले भी अमृत देखने आया था। जब मैं वहां से निकला तो मुझे जूनियर भाई युआन के शरीर पर जहर की गंध आई जो अमृत के लिए बेहद हानिकारक होगी, इसलिए मैंने चुपके से उनका पीछा किया और इसे रिकॉर्ड कर लिया। ये कहकर उसने मोतियों को हिला दिया। तुरंत ही छवि प्रकट हो गई। युआन जुनशियाओ और अन्य लोगों की छवि अचानक सामने आई, जो संरचना में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें जहर देने की तैयारी कर रहे थे, और फिर फैंग चेन ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। जब उन तीनों ने फैंग चेन को देखा तो वे तुरंत फैंग चेन को घेरते हुए जोर से चिल्लाने लगे। हर कोई हंगामा मचा रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर दयालु वरिष्ठ भाई युआन ऐसे व्यक्ति होंगे। युआन जुनशियाओ और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे जो कुछ भी करेंगे उसे जिया लिंग द्वारा खोज लिया जाएगा और रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब उनके पास कहने को शब्द नहीं है। प्लॉप, वे तीनों घुटनों के बल गिर पड़े और दंडवत प्रणाम किया। बड़े यान, अपनी जान बख्श दो। हम युआन जुनशियाओ इसके पीछे के व्यक्ति को बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर वह उसे बता भी दे तो भी वह मर जाएगा। एल्डर यान ने ठंडी सांस ली। उसे स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं देना चाहते थे। तुमने मेरी दवा की दुकान को छूने की भी हिम्मत की। तुम बहुत बहादुर हो। जाओ भाड़ में। उसने अपना हाथ हिलाया। एक भयंकर अग्निबाग प्रकट हुआ और उन तीनों पर झपट पड़ा। ये प्रहार उस प्रहार से 3 गुना अधिक भयंकर था जब उसने फैंग चेन को मारा था। नहीं, वे तीनों हताश दिख रहे थे। वे, जो केवल झोंग युआन क्षेत्र में थे, कैसे विरोध कर सकते थे? उसे तुरंत अग्निबाग ने काट लिया, पागलों की तरह दहाड़ते हुए। आह! अचानक चीख पुकार मच गई और अंततः वे तीनों भीषण आग में जिंदा जल गए। एल्डर यान मूर्ख नहीं थे और उन्होंने देखा कि वे तीनों किसी को मारने के लिए चाकू उधार लेना चाहते थे। यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को अच्छी मौत नहीं मरने देगा। जब फैंग चेन ने ये देखा तो उसका दिल द्रवित हो गया और उसने पुनर्जन्म के विश्व वृक्ष को सक्रिय कर दिया। अचानक उसके शरीर से 3 पेड़ की शाखाएं निकली और तीनों लाशों पर वार करने लगीं। 3 खलनायकों को बाहर निकालने के बाद वे जल्दी से फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गए। हालांकि किसी ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी ने पेड़ की शाखा या खलनायक को देखा। पुनर्जन्म अदृश्य है जब तक कि आप उनके समान पुनर्जन्म के ताओ का अभ्यास न करें, और केवल एक अत्यंत निपुण व्यक्ति ही पुनर्जन्म की आभा का कुछ अंश महसूस कर सकता है। जाहिर है, उत्तरी युआन क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। 3 लोगों की हत्या करने के बाद भी एल्डर यान अभी भी गुस्से में था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताएं कि ये तीनों लोग किस परिवार से आते हैं। यह मामला सुलझाना इतना आसान नहीं है। वह इन 3 लोगों के परिवारों से भी बदला लेना चाहता है। उसके शिष्य तुरंत इसका ध्यान रखेंगे। एल्डर यान ने फिर जिया लिंग की ओर देखा और कहा, लिंगर, तुम बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए मेरे घर आ जाओ। जिया लिंग की आंखों में झिझक की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अंत में उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ। उसने फैंग चेन की ओर देखा और ज्यादा देर रुके बिना एल्डर यान के पीछे चली गई। ये देखकर कि मामला खत्म हो गया, बाकी लोग भी चले गए। जल्द ही केवल फैंग चेन ही बचा। फैंग चेन कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके झपकी लेना जारी रखा। एल्डर यान का अंडरवर्ल्ड। उसने सभी नौकरों को नीचे उतरकर बड़ी मुख्य सीट पर बैठने को कहा, अपने बगल की सीट थपथपाई और कहा, लिंगर, आओ और मेरे बगल में बैठो। लेकिन जिया लिंग आगे नहीं बढ़ा, बल्कि कहा, ये गुरु की स्थिति है और शिष्य इस पर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर वह दूसरी ओर बैठ गई। एल्डर यान जब ये देख रहे थे तो वे नाराज नहीं हुए, बल्कि आह भरते हुए बोले, लिंगर, तुम 20 साल से मेरे संप्रदाय के अधीन हो, है ना? जिया लिंग ने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ, 21 साल हो गए हैं। जब एल्डर यान ने ये सुना तो वह भावुक होकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस समय की छोटी लड़की इतनी बड़ी हो जाएगी। अगर तुम्हारे मालिक को इसके बारे में पता चलता तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होते। अपने माता पिता के बारे में बात करते हुए
जियालिंग की खूबसूरत आंखों में घृणा की एक चमक चमक उठी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपने माता पिता के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मास्टर के पास भेजा, जिसके कारण ही आज मैं जो कुछ भी हासिल कर पाई हूँ वह हासिल कर पाई हूँ। फिर उसने कहा, मैं जल्द ही अपने माता पिता से मिलने घर जाने की योजना बना रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर ऐसा कर पाएंगे। एल्डयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। फिर वह खड़ा हुआ, धीरे धीरे जियालिंग की ओर चला और कहा, लिंगर, मास्टर ने वर्षों से अपने सभी संसाधनों को आपकी साधना में खर्च किया है। आपको समझना चाहिए कि मास्टर का क्या मतलब है। वह जियालिंग के पास गया, उसकी ठुड्डी को पकड़ा और जियालिंग का सिर थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। मालिक कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। जियालिंग के खूबसूरत चेहरे को देखकर एल्डयान की आंखों में इच्छा की चमक चमक उठी। जियालिंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। उसे पता था कि अगर उसने मना कर दिया तो परिणाम बहुत दुखद होंगे। उसने शांत होने का नाटक किया, मुस्कुराहट दिखाए और कहा, मास्टर, परेशान क्यों हो रहे हो? ये केवल समय की बात है जब जियालिंग तुम्हारा होगा। एल्डयान की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, आप सहमत हो गए? जियालिंग शर्मीली दिखी और उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, लेकिन 7 पवित्र सूर्य महलों के साथ हमारी अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं तब तक इंतजार करना चाहता हूं जब तक कि मेरा संप्रदाय आधिकारिक रूप से मास्टर के साथ होने से पहले उत्तरी युआन क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेता। युद्ध खत्म होने के बाद बड़े यान ने भौहें सिकुड़ी। जियालिंग ने फिर कहा, मास्टर, युद्ध जल्द से जल्द 1 महीने में होगा। हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्डयान मुस्कुराए। ये सही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दबाजी में गर्म टोफू नहीं खा सकते। हाँ हाँ हाँ। इतना कहकर वह हॉल में रुका और सीधा चला गया। जियालिंग ने एल्डयान को जाते हुए देखा, उसका नाजुक शरीर अभी भी कांप रहा था। जब वह बहुत छोटी थी तो उसके मालिक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उस समय वह समझने के लिए बहुत छोटी थी, वह बस डरी हुई थी। जब वह बड़ी हुई तो उसे यह एहसास हुआ कि यह उसके ऊपर एक दाग था। उसने भी विरोध करने की कोशिश की। मैंने अपने माता पिता को बताया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं 21 वर्षों तक गुरु के हाथों में एक गुड़िया की तरह उनकी दया पर थी। इससे उसके दिल में गुरु के प्रति भय गहराई से बैठ गया। उसके भीतर का दानव बन गया। यद्यपि अब उसके पास 8वें स्तर की साधक के रूप में गुरु को मारने की ताकत है, फिर भी वह गुरु का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। केवल तियाननान क्षेत्र में भागकर ही हम मास्टर से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। बस धैर्य रखें और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह सिमट कर रह गई और अपने आप को सांत्वना देती रही। किसने सोचा होगा कि 9 सितारा स्वर्गीय संप्रदाय के पहले शिष्य का ऐसा पक्ष होगा। ज़ुओ हुआन ये जानकर क्रोधित हो गया कि युआन जुनशियाओ असफल हो गया था। बेकार, तुम सब बेकार हो, तुम तो बाइली से भी नहीं निपट सकते। मुझे तुमसे क्या मतलब? वह दहाड़ने लगी और नीचे खड़े लोग कांप उठे, कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। लंबे समय के बाद ज़ुओ हुआन का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। इस समय किसी ने खड़े होकर कहा, मिस, ऐसा नहीं है कि हम उस आदमी को नहीं मार सकते, लेकिन संप्रदाय में बहुत सारे नियम हैं। उसे मारना वास्तव में मुश्किल है। तो फिर मैंने यह हार व्यर्थ में स्वीकार कर ली। ज़ुओ हुआन ने गुस्से से कहा। उस आदमी ने कहा, मिस, संप्रदाय के अंदर यह ठीक नहीं है, लेकिन संप्रदाय के बाहर यह ठीक है। क्या संप्रदाय जल्द ही एक गुप्त क्षेत्र खोलने की योजना नहीं बना रहा है? वहां लोगों को मारना कानून के खिलाफ नहीं है। ज्योत्सिंग तियानजोंग के मुख्य शिष्यों को पता था कि संप्रदाय हाल ही में कार्रवाई करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शेंग्यान के 7 महलों के खिलाफ था। उन्होंने बस उन्हें बताया कि यह गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण लोगों को स्वाभाविक रूप से कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य पता था। ज़ुओ हुआन को स्वाभाविक रूप से इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पता था। इस व्यक्ति के शब्दों से उसकी आंखें भी चमक उठीं। हाँ, अगर आप युद्ध के मैदान में मर जाते हैं तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। उसकी आंखों में हत्या की नीयत झलक रही थी। लुओ युनर से निपटने का ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है। युद्ध का मैदान? मिस, कौन सा युद्ध का मैदान? सभी लोग ज़ुओ हुआन को असमंजस में देखने लगे। ज़ुओ हुआन अपने होश में वापस आए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओह, ये ठीक है। सभी लोग पीछे हटे, मुझे कोई उपाय सोचने दो।
ये देखकर सभी ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक चले गए। ज़ुओ हुआन अभी भी मुस्कुराया और कहा, लू यूना, बाइली, मैं निश्चित रूप से इस लड़ाई में आपको बिना दफन स्थान के मरवा दूंगा। समय उड़ जाता है और अगले दिन शांतिपूर्ण होते हैं। ज़ुओ हुआन ने फैंग चेन को कुछ नहीं किया। हालांकि फैंग चेन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की और निष्क्रिय रहने में खुश था। हालांकि हाल ही में इस संप्रदाय में हलचल मची हुई है और ऐसा लगता है कि एक खूनी तूफान शुरू होने वाला है। रात में फैंग चेन अपनी हवेली में अभ्यास कर रहा था, लेकिन बाहर से एक रोशनी निकली। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, दाओ क्षेत्र के शिष्यों, संप्रदाय के पिंगशान चौक पर इकट्ठा हो जाओ। फैंग चेन धीरे से खड़ा हुआ। उसे पता था कि कार्रवाई शुरू होने वाली है, लेकिन जब वह गुफा से बाहर निकलने वाला था, नुयन ने लुओ यूने की आवाज सुनी। मास्टर जी, आगे खून की जांच होगी, कृपया पहले तैयार हो जाइए। फैंग चेन दंग रह गया। वाकई बहुत कठोर। खून की जांच से पहचान की पुष्टि होती है। अगर कोई सच में किसी और का दिखावा करता है, तो मुझे डर है कि इस बार वह इस आपदा से बच नहीं पाएगा। लेकिन फैंग चेन ने फिर भी कोई तैयारी नहीं की और गुफा से बाहर निकलता रहा। गुफा से बाहर निकलने के बाद अन्य लोगों को भी उसकी तरह एक के बाद एक बाहर बुलाया गया, लेकिन अधिकतर लोग भ्रमित दिख रहे थे और उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। इसी समय संप्रदाय का सुरक्षात्मक गठन सक्रिय हो गया और कोई भी व्यक्ति जिसके पास ध्वनि संचरण ताबीज हो, संप्रदाय को छोड़ नहीं सकता था। फैंग चेन पिंगशान स्क्वायर गया, लेकिन रास्ते में उसने पाया कि हर कोई पिंगशान स्क्वायर नहीं जा रहा था, बल्कि अन्य स्थानों पर जा रहा था। ये देखकर फैंग चेन को समझ में आ गया कि वे सब इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि अलग अलग हो गए हैं। जब वे पिंगशान स्क्वायर पहुंचे तो वहां पहले से ही हजारों लोग एकत्र थे। फैंग चेन ने पाया कि जो लोग यहाँ आए थे वे सभी संप्रदाय के कुलीन थे। सबसे कम साधना झोयुआन के शिखर पर थी और उच्चतम दाओदाओ के 5वें या 6ठे स्तर पर थी। इससे बेयुआन डोमेन में दूसरे स्तर से नीचे की किसी भी ताकत को खत्म किया जा सकता है। फैंग चेन ने मंच की ओर देखा। लुओ यूना और ज़िया लिंग वहां थे। ज़िया लिंग ने फैंग चेन की ओर नहीं देखा, वह वहीं शांति से खड़ा रहा। लुओ यूना ने फैंग चेन की ओर देखा। जब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो उसने बिना ध्यान दिए ही हल्का सा सिर हिला दिया। उसकी यह हरकत बहुत गुप्त थी और फैंग चेन के अलावा किसी को भी कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ये देखकर फैंग चेन को राहत मिली और वह चुपचाप एक कोने में जाकर इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी जगह पर बैठा, उसे कुछ जोड़ी जानलेवा निगाहें महसूस हुईं। अपना सिर घुमाकर उसने पाया कि ज़ुओ हुआन उसे घूर रहा था। म्यू सोंग भी उनमें से एक था। ये सचमुच दुश्मनों के लिए एक संकरी सड़क है। फैंग चेन के पास उन्हें नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन लोगों को ईमानदार होना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें खत्म करने का मौका ढूंढने का सुझाव नहीं देते। इस समय शून्य में दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और कई आकृतियां प्रकट हुईं। इस दृश्य ने तुरंत ही समस्त दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये सुनहरे ताओवादी लिबादे में एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और उसके चेहरे पर जो आभा थी, उससे दर्शकों में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए। नमस्कार, संप्रदाय गुरु। वह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि ज्यूक्सिंग त्यानजोंग के संप्रदाय गुरु जियांग झिमिंग थे। उसके आसपास के सभी लोग ज्यूक्सिंग त्यानजोंग के उच्च पदस्थ सदस्य थे, जिनमें अल्दयान भी शामिल था। फैंग चेन ने भी अन्य लोगों की तरह स्वाभाविक रूप से सिर झुकाया। जियांग झिमिंग ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और कहा, सभी, एक बात है जो हमारे संप्रदाय के जीवन और मृत्यु से जुड़ी है। हमारा संप्रदाय हजारों वर्षों से शेंग्यान के 7 महलों से लड़ रहा है, लेकिन परिणाम कभी तय नहीं हुआ। लेकिन आज रात हम उनके साथ मिलकर परिणाम तय करेंगे। हम जीवन और मृत्यु का फैसला करेंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, शिष्य जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे, वे चौंक गए और हंगामा मच गया। जियांग झिमिंग ने उन्हें नहीं रोका। इससे उन्हें वास्तव में तथ्यों को स्वीकार करने का समय मिला और वही ये भी देखना चाहता था कि कौन असामान्य दिखता है। अगर कोई भी व्यक्ति असामान्य दिखता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वहीं मार देता था। लेकिन यहाँ एकत्रित सभी शिष्य निर्दोष थे, इसलिए यह संभावना अत्यंत कम थी। चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां कोई भी असामान्य व्यक्ति नहीं था। ये देखकर जियांग झिमिंग ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। उनकी आवाज में आध्यात्मिक शक्ति थी और पूरा दर्शक तुरंत शांत हो गया और फिर से उनकी ओर देखने लगा। जियांग झिमिंग ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि यह खबर बहुत अचानक आई है, लेकिन ये युद्ध है,
और युद्ध ऐसा ही होता है। सभी, मेरा बेईमान क्षेत्र मूल रूप से निचले 3 लोकों में से एक है। चाहे वह संसाधन हो या आध्यात्मिक शक्ति, इसकी तुलना अन्य लोकों से नहीं की जा सकती। इस मामले में हमें शेनग्यांग के 7वें महल के साथ आधा हिस्सा साझा करना होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम हमेशा निचले 3 क्षेत्रों में ही रहेंगे और अन्य क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहेंगे। उसने शेनडोंग क्षेत्र की ओर इशारा किया। देखो, शेनडोंग क्षेत्र 3 मध्य क्षेत्रों में से सबसे छोटा होने के नाते फैंगचेन जैसी प्रतिभा है। वह किस पर निर्भर है? वह संसाधनों पर निर्भर है। क्या हर कोई ऐसा करने को तैयार है? पूरा स्थान पुनः शांत हो गया। फैंगचेन ने अपनी नाक को छुआ, लेकिन उसे यहाँ अपना नाम सुनने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप संसाधनों पर निर्भर हैं? रास्ते में खर्च हुए संसाधनों के बारे में सोचकर फैंगचेन खुद को असहाय महसूस करने लगा। खैर, इसमें वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। शेनडोंग क्षेत्र में खपत का उल्लेख नहीं करना। जानवर नियंत्रण संप्रदाय के सभी संसाधन पूरी तरह से स्वयं द्वारा उपभोग किए गए हैं। इन संसाधनों के बिना देवताओं और राक्षसों के शरीर के लिए आवश्यक संसाधन उसे जीवित ही कमजोर कर सकते हैं। मारना, पवित्र सूर्य के 7वें महल को नष्ट करो। अचानक एक जोरदार गर्जना ने फैंगचेन का चिंतन तोड़ दिया। तभी फैंगचेन को एहसास हुआ कि उसके आसपास के कई लोगों की आंखें लाल थीं और वे पागल लग रहे थे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। जल्द ही पूरे दर्शकों की आवाजें एक हो गईं और उनकी दहाड़ें जानलेवा इरादे से भर गईं। जियांग झिमिंग बहुत संतुष्ट था। ये वही परिणाम था जो वह चाहता था। उन्होंने आगे कहा, शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए। मास्टर, कृपया मुझे बताइए। भले ही इसके लिए मेरा सिर काटना पड़े, मैं ये करने को तैयार हूँ। एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया। ये संप्रदाय के नेता पर अच्छी छाप छोड़ने का एक अच्छा अवसर है और स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं चूकेंगे। ये देखकर कि उन्हें पहले पीटा गया था, बाकी लोगों को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने पहले बात क्यों नहीं की। जियांग झिमिंग बहुत संतुष्ट था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होना जरूरी नहीं है, मुझे केवल आपके खून की एक बूंद चाहिए। इस रक्त का कार्य भी बहुत सरल है, यह आपकी वास्तविक पहचान की पुष्टि करना है। जैसे ही ये शब्द निकले, नीचे कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। खून की एक बूंद कुछ भी नहीं लगती, लेकिन अगर यह किसी परवाह करने वाले व्यक्ति के हाथों में पड़ जाए तो इसका आप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह स्थान क्या है। कुछ लोग जो गुप्त अभिशाप को जानते हैं, वे इस रक्त का उपयोग लोगों पर अभिशाप डालने के लिए कर सकते हैं। यद्यपि वे संप्रदाय के प्रति वफादार हैं, फिर भी वे स्वाभाविक रूप से अपना जीवन दूसरों को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं। जियांग झिमिंग ने सभी की चिंताओं को देखा और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे उदासीन हो गई। क्या आप सभी संप्रदाय के मुख्य सदस्य हैं? संप्रदाय का भविष्य हमारे हाथों में होगा। क्या आप खून की एक बूंद भी देने को तैयार नहीं हैं? शिष्य तैयार है। जिस शिष्य ने सबसे पहले जियांग झिमिंग की प्रशंसा की थी, उसने ही सबसे पहले यह बात कही थी। ये देखकर अन्य लोगों ने भी कहा, शिष्य तो तैयार है। वे समझते हैं कि यदि वे नहीं चाहेंगे तो वे यहाँ से जीवित नहीं जा सकेंगे। इसके बाद जियांग झिमिंग ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई। ऐसी स्थिति में चलिए शुरू करते हैं। एल्डरयान आगे बढ़े और शिष्यों के सामने एक एक करके ज़ेड कप लहराने लगे। उन्होंने कहा, रक्त की एक बूंद ज़ेड कप में डालो। ये देखकर हर कोई केवल अपनी उंगलियां चुभो सकता था और ज़ेड कप में खून टपका सकता था। जियांग झिमिंग ने वहां मौजूद सभी लोगों को निशाना बनाया और अगर कोई भी अजीब हरकत करने की हिम्मत करता तो वह तुरंत कार्रवाई करते। अचानक उसने एक निश्चित स्थान की ओर देखा और चिल्लाया, बोर्ड। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने हथेली से प्रहार किया और निशाना ठीक उसी दिशा में लगा जहां फैंगचेन था।